सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन डाउट होता है बच्चों का वो ये होता है कि भैया शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे कि जिससे पेपर से पहले रिवाइज़ करके हमारा मोस्टली चीज़ रिवाइज़ हो जाए हमसे। तो देखो, मैं तुम्हें पूरा अच्छे से बता देता हूँ आज एकदम। अब इसमें क्या है, ये मेरे शॉर्ट नोट्स की कॉपी मैं फ़िज़िक्स में ही बता देता हूँ, क्योंकि देखो यार, मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास। मैथ्स को मेरे को मिल नहीं रहे हैं, तो मैं उसको बाद में दिखाऊंगा तो अच्छा रहेगा। मैं आपको फ़िज़िक्स के बता देता हूँ अभी, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है। फ़िज़िक्स थोड़ा वैसा वो मैथमेटिकल चीज़ें हो गई ना, तो इसको याद रखना ज़्यादा मुश्किल रहता है बच्चों को। अच्छा, सबसे पहले कोई एक चैप्टर उठा लेते हैं, जैसे कि कौन सा चैप्टर उठाएं, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स ही उठा लेते हैं, जैसे पहला खुला हुआ है पेज। अब इसमें क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए आपने केटीजी अलग पढ़ा होगा, थर्मो अलग पढ़ा होगा, या फिर साथ साथ में भी पढ़ा दिया होगा बहुत सारे टीचरों ने, ठीक है। अब आप केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ाई की है इसकी, तो आपने क्या किया है, सबसे पहले आप अपना लेक्चर पूरा ख़त्म कर लीजिए। जब आपने लेक्चर पूरा ख़त्म कर लिया तो उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। लेक्चर ख़त्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी बताई होगी सर ने बहुत क्वेश्चन के रिलेटेड, तो वो लिख लिया आपने। तो इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स तो बन गए, जिसको आप रिवाइज़ कर लेंगे, जिसमें सारे फॉर्मूलेज होंगे, है ना। थोड़े बहुत आप क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, नोट्स का ही क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने नोट्स में। ये नहीं होमवर्क शीट और डीपीपी वीपीपी के क्वेश्चन नहीं डालने, सिर्फ वो वैरायटी डाली जो सर आपको करा रहे थे, पर आपको वो हिट ही नहीं किया, लेकिन वो हिट करना ज़रूरी था। उसकी थ्योरी शायद अलग थी कुछ, तो उसको थ्योरी को लिख लिया, उसके क्वेश्चन को लिख लिया। जैसे कि मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन दिख रहे होंगे तुम्हें कि P = 3v² करके कुछ क्वेश्चन है। फिर उसमें सर ने अपने को बोला है कि, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, कि सर ने बोला है कि वॉल्यूम को डबल किया तो वार्डन बाई गैस क्या होगा, है ना। उसके बाद भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है कि फाइनल प्रेशर बता दो, फाइनल टेम्परेचर बता दो। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, वो जेई में बहुत ज़्यादा वैरायटी पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना आपको, अगर इसमें वैरायटी पूछी जा रही है, तो ये मैंने इसलिए नोट कर लिया कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन पे वैरायटी है, तो मैंने एक क्वेश्चन को नोट कर लिया, क्योंकि मेरे से नहीं बने पेपर नोट्स, जब सर लिखवा रहे थे, बनवा रहे थे, करवा रहे थे, तो नहीं मेरे से बने, तो मैंने इसको लिख लिया बस। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को मैंने मार्क डाउन कर लिया, और जितने रंग बिरंगे बनाओगे ना, उतना ज़्यादा तुमको फ़ायदा देगा। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद जैसे कि ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि सर प्रेशर पास्कल में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो क्या करें। तो देखो, सिंपल सी बात है ना कि अगर तुम्हारा प्रेशर पास्कल में है और वॉल्यूम तुम्हारा लीटर में है, तो जाहिर सी बात है ना, जो आंसर आएगा वो तो तुम्हारे को क्या, कैसे, किस में आएगा, क्या वो जूल में आएगा, नहीं आएगा। तो सबसे पहले तुम एक काम करा करो, कोई भी चीज़ दिखे तुम जूल में कन्वर्ट कर लो। जैसे प्रेशर को तो पास्कल में ही रखोगे। अच्छा, वॉल्यूम लीटर है तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज कर लो। अब देखो, पास्कल और मीटर क्यूब जो होगा ना, जब तुम इसका एरिया निकालोगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो वो जूल में खुद ही आ जाएगा। समझ में आया ना। तो ये याद रख लेना। तो बिल्कुल बहुत आसान है ये चीज़, इसको लिखना पड़ता है पेपर में, बहुत बच्चे फंसते हैं। किलो पास्कल चलो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये लीटर है ना, लीटर को मीटर क्यूब में डाल दो, क्योंकि 1 लीटर में सबको पता है ना कि 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। सिंपल सी बात है। सही बोला ना मैंने? हाँ, सही बोला। तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली जूल में आ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, बस ये एक वैरायटी होगी क्वेश्चन की जो रिपीटेड है एरिया पे। उसके बाद मैं तुम्हें और बता देता हूँ। जैसे कि अब देखो, ये कई कई बार में क्या होना है कि डाउट कॉपी में लिखना भूल जाता था मैं, तो यहाँ पे लिख देता था। अब देखो, डाउट कॉपी में क्या लिखना है, डाउट कॉपी में मेनली हमें वो चीज़ें लिखनी है, क्वेश्चन लिखने हैं कि जो हमसे क्वेश्चन नहीं बने। वो होमवर्क शीट के क्वेश्चन हो सकते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन हो सकते हैं। पर जो शॉर्ट नोट्स है उसमें आपने मेनली थ्योरी लिख ली है ना, जो शायद नोट्स में जो सर ने क्वेश्चन कराए जो आपसे बिल्कुल नहीं बने, लेकिन वो थ्योरी से रिलेटेड थे, क्योंकि सर ने सोचा कि आप लोग वो सोच लेंगे थ्योरी, है ना, क्योंकि बहुत अंडरस्टैंडेबल चीज़ें होती हैं जो कई बार हमको समझ में नहीं आती हैं। तो फिर वो आपने लिख लिया। अच्छा, इसमें देखिएगा, ये 2024 और 25 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिनमें मैंने इतनी सारी पॉइंट मिस कर रखे थे थ्योरी के, जो मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आए थे। 18 देखो, 18 पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने। एक्सटेंसिव इंटेंसिव को हटा दे तो ये सब चीज़ें मेरे को नहीं पता थी कि एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डायटोमिक नॉन रिजिड गैस में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। समझ में आया ना। मतलब ये सारी चीज़ें ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि केबी की वैल्यू R/Na होती है। समझ में आया ना। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये भी मैं भूल जाता था कभी, कि डेल्टा टी सेम होता है केल्विन और उसमें सेल्सियस में। ये सारी चीज़ें मैं भूल जाता था। कई बार इस पे वैरायटी पे सवाल आते थे, क्या बोलते हैं कि किसी और तरह का प्रोसेस दे दिया, उसके बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछी, तो उस क्वेश्चन को कैसे मेरे को फ्रेम करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। कुछ थ्योरी मेरे को नहीं आती, जैसे कि मीन फ्री पाथ, तो मैंने ये सीख लिया कि लैम्डा 1/√2 पाई d² n होता है। फिर n को ही आप रिप्लेस कर देते हैं ये k/p से, kt/p से। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया।
तो मतलब ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आप ना नोट्स में नहीं सीख पाएंगे जो आपको टीचर बताएंगे। आप कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू भी सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू सीखी थी, और ये 2 साल का जब मैंने पेपर किया तो मुझे समझ में आया था। उसके बाद जितने भी साल के पेपर थे, पहले के पेपर थे, उन सब में ये कहीं ना कहीं चीज़ें आ रही थी। जैसे मैंने सर्कल कर रखा, ये चीज़ें बहुत रिपीट हो रही थी, ये बहुत रिपीट हो रहा था, 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 ये दोनों बहुत रिपीट हो रहे थे, ये भी रिपीट हो रहा था, ये भी रिपीट हो रहा था। तो मैंने उनको उस पर बॉक्स बना लिया कि ये तो हर साल ही पूछे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, ये तो हो गया आपका ये। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और रुकिए दिखाता हूँ आपको अच्छे से। देखिए ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने पूरे कई बच्चों को ना रे ऑप्टिक्स, मेरे दोस्तों को सबको टफ लगता था रे ऑप्टिक्स, पर मुझे कभी रे ऑप्टिक्स टफ नहीं लगता। मैंने सारे सवाल बना लेता था मेंस के। एडवांस के सवाल मैं मानता हूँ कि मेरे से नहीं बनते थे, पर मेंस लेवल के सारे सवाल मैं बना लेता था, क्योंकि मेंस लेवल के सारे सवाल ईजी आते थे ऑप्टिक्स के। फॉर्मूला ओरिएंटेड और थोड़ा सा दिमाग चाहिए रहता है। अच्छा, अब मैं सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को मज़ा आएगा एकदम। ये चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, इससे हर साल सवाल आता है, ठीक है। इसमें मैंने क्या समझा था ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब मैंने इसको इतने बार पढ़ा कि देखो 6 पॉइंट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कैसे? सबसे पहली बात तो चीज़ क्या होती है ना कि देखो, अगर आपको कभी भी वो निकालना है मीन फ्री पाथ, या फिर आपको कुछ भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है इसका, तो इसका ना आपको ये क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है ना डेल्टा एक्स, वो एन लैम्डा होता है। वो सबको पता है कि वो एन लैम्डा होता है, ठीक है। अब एन लैम्डा किस लिए होता है? तो ये मैक्सिमा के लिए होता है। अच्छा, मिनिमा के लिए क्या होता है? लैम्डा बाई 2, और ऑड मल्टीपल 2n-1 होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हो गया। अब इसमें जो जैसे कि अगर इसमें बात करी जाए कि वाई मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा निकालना है ना, इसमें ना एक ही चीज़ होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करना है आपको डी बाई डी से, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये हर चीज़ में होगा। अगर किसी भी चीज़ का आप वाई निकाल रहे होंगे ना, डिस्टेंस निकाल रहे होंगे फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो वो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, हर केस में आपको पाथ डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से। और जो पाथ डिफरेंस होता है ना, वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसने पूछा क्या है। क्या उसने आपको कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज पूछा हुआ है, इसका मतलब मैक्सिमा पूछा हुआ है, क्या उसने डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज पूछा हुआ है या कि मिनिमा पूछा हुआ है, तो उसके लिए आपको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। ये बहुत ही मिनिमम बेयर चीज़ है जो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि जिन्होंने सरफेस लेवल की फिजिक्स पढ़ी होती है, जिन्होंने कभी थॉट प्रोसेस ही डेवलप नहीं किया अपना, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी ये भैया ये क्या बोल रहे हो आप, हम तो फॉर्मूला रटते थे। मैं तो कभी नहीं रटता था अपने टाइम पे। एक आपने पढ़ा होगा स्लैब वाला, ये बच्चे कहीं फंसते हैं स्लैब वाले में। जूम करके दिखा देता हूँ। स्लैब वाले में बड़े बच्चे फंसते थे। अब स्लैब वाले में सीन क्या है कि देखो, ये स्लैब है जिसकी थिकनेस तो टी है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इसका फॉर्मूला भी वही है, देखो डी बाई टी, और ये पाथ डिफरेंस है। समझ में आया ना? तो हर केस में अगर आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, या तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। जब ये तुमको स्लैब आ जाएगा तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है वो। कहीं से भी अगर तुमको वाई का डिस्टेंस निकालना है तो याद रखना वो हमेशा पाथ डिफरेंस इंटू कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी होता है। बस आपको पाथ डिफरेंस आपको ढूंढना है। बेशक पेपर में 3 स्लैब निकाल दे, आपको बस ये दिमाग रहना चाहिए कि मैं किसी तरह अगर पाथ डिफरेंस तक पहुंच जाऊं तो वाई तो मैं आराम से निकाल लूँगा। तो पाथ डिफरेंस कितना होता है सबको पता है कि अगर कोई स्लैब है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर आप एयर में टी चलते हो ना, तो मीडियम में आप कितना चलोगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। थोड़ी चीज़ें मैं भूल चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मीडियम में चलेगा टी तो एयर में चलेगा म्यू टी। वही मैं बता रहा हूँ आपको। कोई कि आप लोगों को लगे कि नहीं भैया ऐसी कुछ रैंडम बोल रहे हो, तो नहीं, मेरे सर ने बताया था। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अगर आप एयर में टी चलते हो या फिर आप मीडियम में टी चलते, जैसे कि मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अगर आप इसमें टी चलते हो तो आप एयर में म्यू टी चलोगे। तो वही पाथ डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा आपका। जो इसका जो पाथ डिफरेंस होता है ग्लास स्लैब का, वो होता है टी म्यू-1 का ब्रैकेट ओपन और क्लोज लगा दो बस। अच्छा, अब कई बार ना यहाँ पे दो आपको स्लैब दिए रहेंगे, तो 2 स्लैब के बीच में सिर्फ आपको पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस निकाल दिया, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी से मल्टीप्लाई करो। भाई वेव ऑप्टिक्स का सवाल ना मैं 10-10 सेकंड में करता था, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती और यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मैंने बोला जैसे कि फॉर्मूला सारे लिख लिए, सारे नोट्स लिख लिए कि हाँ भाई ऐसे तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखो 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत वैरायटी में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे को उस समय नहीं बनते थे। तो मैंने उसको लिखा, समझा क्या बोल रहा है, उसके बाद मैं करने लग गया। तो ये भी आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे कि ये सब सवाल नोट्स में कराए थे पर बने नहीं उस समय, क्योंकि थ्योरी सेम थी पर मेरे से नहीं बने, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं था। तो फिर मैंने इसको नोट कर लिया। डाउट कॉपी में नहीं, इसमें डाउट कॉपी में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, होमवर्क शीट के क्वेश्चन वो सब नोट करता था। इसमें मैंने पूरा अपना पैकेज बना रखा था कि यहाँ पेपर से पहले अगर मैं इतना भी देख जाऊँगा तो मेरा काम बन जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे बनाने होते हैं, तब जाके होता है सिलेक्शन, तब जाके आती है 98-99 परसेंटाइल फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में।
मैथ्स में तो और मेहनत मांगता है। इसके बाद जैसे कि ये सब जेई में बहुत पूछा जा रहे थे, ये इंपॉर्टेंट, ये तो नहीं पूछता जेई पर ये और ये तो बहुत पूछ रहा था, ये भी मैंने आराम से कर रखा था। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये सारी जो चैप्टर है ना वेव ऑप्टिक्स, ये मैंने किसी क्लासरूम प्रोग्राम से नहीं पढ़ा, सब एडोनिटी सर से पढ़ा था, मोहित गोइंका सर। एक बार जाके चेकआउट करो उनका चैनल, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। लव करोगे फिजिक्स को, फिजिक्स का टीचर बनने पे मजबूर कर देंगे वो सर, इतना डीप थॉट प्रोसेस कराते हैं। ये पॉइंट मैंने कभी नहीं पढ़ा था क्लास नोट्स में, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, मैंने इसको भी पढ़ा, इसको भी सर से नोट्स बनाए, ये पीछे भी बनाए थे। अच्छा, सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये देखो, इस पे भी ना ये पूरा पेज पढ़ के मेरा काम बन जाता था। मैं कभी भी नहीं पढ़ता था कि इसमें पाथ, इसमें फेज़र क्या है, फेज़र डायग्राम कैसे बनेगा, क्या मेरे को इतना कुछ दिमाग में लगाता नहीं था। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद सिर्फ एक पेज में मैंने लिख दिया कि मैं पेपर से पहले ये पढ़ के जाऊँगा। ये डैम्पिंग वाला सवाल था और इसमें थोड़े बहुत वो थे कैलकुलेशन, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन है। जिस बच्चे का थॉट बहुत अच्छे से डेवलप्ड है इस चैप्टर में, उसको कोई ज़रूरत नहीं फार्मूला देखने की। मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती थी पेपर से पहले फार्मूला देखने की, बस मैं ये सब चीज़ें देखता था, स्टार पॉइंट्स, कि बस ये मेरे को पता होना चाहिए पेपर में, तब मैं जाके कर लूँगा। ये देखो, जैसे कि एक सवाल देखा होगा आपने, I=I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी, इसका IRMS की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट का दोनों का स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दोगे तो कई बच्चे नहीं सोच पाते हैं कि क्या आप कुछ अलग हो जाए। नहीं तो देखो, मैंने खुद सोचा कि अगर इसको चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, मैंने कहा आंसर आया सेम, तो मैंने इसको भी लिख लिया यहाँ पे कि पेपर में अगर डायरेक्ट दिख जाए तो कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूँ तो 3 बार से जेई में सवाल आ चुका है ये। ऐसे रैंडम चीज़ नहीं रखता था मैं नोट्स में। देख लो कितने चमकीले नोट्स बनाए थे, तब जाके हुआ था सिलेक्शन। फिजिक्स तो पढ़ा दूँ मैं सबको। ये देखो, ये मैंने ऐसे भी लगा रखे थे कि मुझे कभी ढूंढना ना पड़ जाए। जैसे कि मैंने इसमें देखो हटाया मैंने, ये आ गया जीनर डायोड। 80% देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 90% क्वेश्चन ना जीनर डायोड से आए। देखो आपको लिखेगा भी यहाँ पे लिखा हुआ है 90% क्वेश्चन जीनर डायोड से आए हैं। ये देखो इसी से सवाल आते थे, इसको पढ़ा, ठीक है। फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग पढ़ी। अब ये कुछ क्वेश्चन लिख लिए 4-5 जो सर ने क्लास नोट्स में कराए थे पर मुझसे नहीं बने थे, मेरा डेवलप नहीं था दिमाग भाई, तो मैंने नोट कर लिया कि कहीं आगे जाके यूज़ हो। मैंने इसको अच्छे से रिवाइज़ किया, सारे क्वेश्चन बने मुझसे, और भी दिखाता हूँ। उसके बाद फिर लॉजिक गेट्स, ये देखो सब चिपका रखे हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स अभी तक याद है मुझे लॉजिक गेट्स, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे कभी लॉजिक गेट्स को रिवाइज़ करने की या कुछ भी करने की, क्योंकि अभी तक याद है अपने को लॉजिक गेट्स। फिर ये PYQs, सेमी कंडक्टर के कुछ PYQ जो बिल्कुल ही रैंडम लगते थे मेरे को उस समय, ये वाला, तो मैंने इसको भी नोट डाउन कर लिया था इसमें, क्योंकि नोट्स के क्वेश्चन है इसमें जो भी मेरे से नहीं बनते थे, जो या फिर जो अलग लगते थे मेरे को, मैं रख लेता था नोट करके कि भाई इनको रिवाइज़ करेंगे पेपर से पहले, अपना काम बनना चाहिए मस्त, ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं भटकाना था पेपर से पहले। और क्या देखोगे आप लोग, ये फ्लूइड्स के थे, फ्लूइड्स में भी देखो ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछते नहीं थे फ्लूइड्स के भी शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे थे। जिस पे सर्कल का रखा है सिर्फ उसी को पढ़ के जाना था पेपर से पहले। देखो सर्कल पेपर में ये सब पूछते थे ज़्यादातर। और देखो सरफेस टेंशन लॉस, ये बहुत पेपर में आता है, ये आता था, ये बहुत फेवरेट सवाल है। जेई में से लाखों सवाल मिलेंगे आपको, सिर्फ इसी के ऊपर भी पढ़ के जाओगे ना पक्का एक गारंटी सवाल मिलेगा। ये सब मिल जाते थे सवाल, और तो कुछ नहीं पूछता जेई। ये सब सेंटर ऑफ मास और ये रोटेशन, ये सब तो हटा दो, ये सब मेरे वैसे भी वीक थे। ये देखिए, ये भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो मेनली बात क्या है कि मैं ये नोट्स नहीं दिखा रहा आप लोगों को कि हाँ भाई ये कि नोट्स मेरे इतने फैंसी थे या फिर कुछ भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि अगर आपको जेई मेंस में फ़िज़िक्स और मैथ जैसे सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ महारत हासिल करनी है या फिर पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट्स में देखो मेनली हमको फार्मूला लिखने हैं, जैसे मैंने फार्मूला लिखे हुए हैं। फार्मूला के साथ साथ ना आपको कुछ सवाल भी लिखने पड़ेंगे जो शायद नोट्स में आपको कराया और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, जिसमें बिल्कुल थ्योरी तो तुम्हें पता थी कि हाँ भाई V=I होता है, पर उसी के ऊपर एक ऐसा सवाल करा दिया जो तुमको समझ में ही नहीं आया। मैंने देखो सब नोट कर रखे हैं, सारे सवाल नोट कर रखे हैं। इनको अच्छे से रिवाइज़ करोगे, उसके बाद जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे या होमवर्क शीट करोगे, जो भी करोगे मटेरियल, उसके बाद जो सवाल समझ में नहीं आता वो डाउट कॉपी में लिखना है। मेरे पास अभी डाउट कॉपी मैंने उस रूम अपने दूसरे रूम में रखे, वरना तुमको वो भी दिखा देता। खैर वो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, कंटेंट बनेगा उससे भी। तो समझ में आ रहा है ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा मैं कि डाउट कॉपी में मैं वो सब नोट करता था, बाकी इन सब में नोट करता था। अगर ये भी पूरा पेपर से पहले पढ़ गया था तो सब रिवाइज़ होता था, क्योंकि यहाँ तक तो दिमाग चल गया अच्छा खासा। अब वहाँ पे दिमाग लगाते थे तो वहाँ पे 2-3 सवाल नहीं बनते थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो बहुत रिवाइज़ हो चुके थे। तो मेनली अगर इनको रिवाइज़ करके जाता था तो पेपर 1 नंबर का मस्त जाता था मेरा। उसके बाद भी देखूँ जैसे कि सवाल है इरोडोव का सवाल है, ये जेई मेन में यहाँ तक पूछा हुआ है सिर्फ,
ठीक है। ये जेईई मेन में यहाँ तक पूछा हुआ है इस पे। लेकिन इसके बाद जब ये चार्ज लीक करता है ना, तो लीक किस रेट से करता है, फिर उस पर सवाल यहाँ पे बन सकता था जेईई में। सर ने हमको कराते को लिखा है ना dQ/dt की चार्ज कैसे लीक कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ तक मैं इसको लेके आ गया था। सर ने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, कर लेना एक बार, तो मैंने कर लिया था। ये है जेईई, समझा। जेईई दिमाग पे खेलेगा तुम्हारे। जेईई कुछ भारी भरकम सवाल नहीं पूछता। जेईई बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल पूछता है, बस उसके अंदर तह तक चला जाता है अगर उसको पेपर बढ़िया करना होता है तो वो बिल्कुल तभी तुम्हारा दिमाग डेवलप्ड होगा जब तुम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे। कि हाँ सर ने एक चैप्टर कराया, हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए अच्छे से। शॉर्ट नोट्स हमने बनाए तो हमको नोट्स में 10 सवाल दिखे जो हमसे बने ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आता था पर बिल्कुल अलग ही लगे। उसको हमने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लिया। पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया हमारा। उसके बाद हमने कुछ शीट करी, मटेरियल करा, डीपीपीज़ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, हमने टेस्ट दिए, तो उन सब की हमने एक डाउट कॉपी बनाई, उसमें हमने क्वेश्चंस को नोट कर लिया। उस क्वेश्चंस को हम वीकली रिवाइज़ करेंगे और शॉर्ट नोट्स को तो हम डेली 5 मिनट बैठ के रिवाइज़ कर लेंगे, तो मस्त हो जाएगा अपना काम। पेपर से पहले ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं झंझट रिवाइज़ करने के लिए। और रिविजन मटेरियल बहुत ज़रूरी होता है पेपर से पहले। जब मैं 12th में था, जब मैंने जेईई दिया था ड्रॉप ईयर के उसमें फर्स्ट उसमें भी दिया था, तब भी मेरे को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने बनाए नहीं थे शॉर्ट नोट्स और ये सब चीज़ें। और इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूं, जब मैंने 12th का या फिर जब मैंने ड्रॉप ईयर में जब मेरा पहला अटैम्प्ट था, जब मैंने दिया था, तो मेरे 77% आए थे फिजिक्स में। ये नहीं कि मैंने ये सब बना रखा था, मेरे को आधा सब था, पर पेपर एकदम इतना मेरे को हार्ड लगने लग गया ना उस समय जब मैं दे रहा था, तो मेरा पोटेंशियल गिर गया पेपर में। और उसके बाद सीधा 97% आया फिजिक्स में। मैं 72-74 मार्क्स थे मेरे, वो इसी वजह से आए हैं फिजिक्स में इतने मार्क्स, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया था। ये देखो, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जो मैं नोट डाउन नहीं कर पाता था, उसको मैं एक कागज़ में लिखता था। बहुत सारे कागज़ मिलेंगे आपको ऐसे, जैसे ये कि अगर आपको तो पता होगा कि फोकल लेंथ r/2 होता है ना। कई लोग सोचते हैं कि फोकल लेंथ तो r/2 होता है। अगर मान लो फोकल लेंथ r/2 होता है, उसने किसी और तरह का मिरर दे दिया, क्योंकि जितने भी मिरर थे बहुत छोटे अपर्चर मिरर थे। लेकिन अगर वो ये बोल देगा ना कि फोकस ना बोल के, वो अगर आपको फोकस नहीं बोले पेपर में और वो ये बोल दे कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस से वो डिस्टेंस बताना है, कुछ डिस्टेंस बताना है आपको, वहाँ पर आपको फोकल लेंथ बतानी है क्या होगी, तो आप क्या कर लोगे, फिर कैसे निकालोगे? तो उसका फॉर्मूला ये था r - r/2 sec थीटा। तो ये सब चीज़ें थी जो जेईई पूछ सकता था कई बार। और भी इसकी कुछ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, देखो जैसे ये रही, इस पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मैंने क्वेश्चन करते हुए फाइंड की, ये सब चीज़ें समझ में आए ना। अच्छा, कई बार बंदों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही नहीं पता होता, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसका मतलब क्या है, ये एयर से 1.5 गुना ज़्यादा डेंस है। स्पीड ऑफ लाइट को उस मीडियम में इतना गुना कम कर देगा एज़ कम्पेयर टू एयर। ये सब चीज़ें अगर आपको जब तक नहीं पता होंगी ना, तो आप जब मॉडर्न फिजिक्स कर रहे होगे ना, तो उसमें भी बहुत बार यूज़ हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ लास्ट, चलो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, ये लास्ट चीज़ होगी। मॉडर्न फिजिक्स कहाँ है, एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, जैसे कि ये मॉडर्न फिजिक्स है ना, मॉडर्न फिजिक्स में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली थी, तो मैंने लिख ली थी। अब देखो, इसमें रेडिएशन, प्रेशर एंड फोर्स का भी आता है कुछ चीज़ें। अच्छा, इसमें है कि नहीं है? इसमें नहीं, शायद इसमें नहीं है। नहीं, इसमें है शायद मेरे हिसाब से यार, नहीं है इसमें क्या? मतलब जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, रेडिएशन प्रेशर की IYC होता है। अब इसी में अगर आप वो बता दोगे ना, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव मीडियम डाल दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा? तो उसको आपको पेपर में देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का। फिर उस समय ये नहीं कि सर ने तो बताया नहीं था, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ। तो उसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूज़ करना पड़ता है, जैसे शायद मेरे हिसाब से Iμ/c होता है, ठीक है। तो वो कैसे आया? वो दिमाग लगा के ही आएगा। कई बोलते हैं ना कि नहीं भैया मॉडर्न फिजिक्स कर लेते हैं, इसमें तो कुछ यूज़ ही नहीं होता। देखो मैं दिखाता हूँ क्या यूज़ होता है। देखो सब यूज़ होता है। सेंटर ऑफ मास यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डी ब्रोगली वेवलेंथ, सब यूज़ हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का देखो, ये इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन, ये सब जो इसकी वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से जाता है कोलिजन के बाद, सब यूज़ हो सकता है। अच्छे पेपर में सब यूज़ होता है। उसके बाद भी देखो ये सब चीज़ें, लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम क्या था, ये क्या कॉन्सेप्ट है, सारे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने उसी के ऊपर लिख लिए, जो मेरे को PYQ करते समय समझ में आया। एक ये कॉन्सेप्ट था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और देखोगे क्या? और क्या देखोगे भाई? और ये कि एक्स्ट्रा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझ में आया था, ये लिख लिया था। तो ऐसे ही है भाई, कुल मिला के यही सब करना है, और तो क्या बताऊँ मैं। ऐसे ही बनते हैं शॉर्ट नोट्स, ऐसे ही बनते हैं टॉपर, ज़ीरो से हीरो ऐसे ही बना जाता है। और पूरी ये कॉपी भरी जाती है ऐसी, जिसके पन्ने पूरे काले हो जाते हैं और सारी खाली फिजिक्स दिखती है हर जगह। समझ में आया? सो आज के लिए यही उम्मीद करते हैं तुमको सब समझ में आया हो। सो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड लक। आज फेस रिवील नहीं करेंगे, ओके बाय, गुड नाइट्स।